नमस्कार। महाराष्ट्र में भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी भी नहीं है, अभी तक शपथ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही गुत्थम गुत्थी चालू है। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सब चाहते हैं कि जो मलाईदार फिनेंस, तो अर्बन डेवलपमेंट और वाणिज्य, जितनी भी पीडब्ल्यूडी, इस तरह के जो मंत्रालय हैं, जहां काफ़ी जिसे कहते हैं मलाईदार मंत्रालय, इस पे कौन काबिज होगा, किसके हिस्से क्या आएगा, उसको लेकर के माथापच्ची चल रही है और अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। 5 साल से, कई साल से भूखे हैं ये लोग। अब इन लोगों को लगता है कि अब मौका आया है कि कैसे टूट पड़ना है, तो सारी पार्टियां उसी चक्कर में लगी हुई हैं, ये तीनों की तीनों पार्टियां, कि किन्हें वो मलाईदार मंत्रालय मिले, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, कौन, बाकी पूरा तिकड़म चल रहा है। लेकिन सवाल तो एक बहुत बड़ा है कि जब इन लोग एक साथ आए तब इन्होंने कहा था कि वो लोग एक मुद्दे पे लेकर के आ रहे हैं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है, सरकार गठन होने वाली है, शपथ लेने के लिए कुछ घंटे बाकी है। कहाँ है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? वो आधार क्या है जिस पर इन लोगों ने एक साथ आने का ये जहमत उठाया, ये कष्ट उठाया, किसानों का दर्द? और क्योंकि ये तो ईमानदारी से तो यही कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जब आप अपने विचारधारा को त्याग कर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी या शिवसेना हो, सब लोगों ने ये कहा कि हम अपनी विचारधारा को ताक पे रख के हम लोग किसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एकजुट होंगे। एकजुट तो हो गए, शपथ भी लेने जा रहे हो, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है? अभी तक इसे पब्लिक नहीं किया गया, किसी को बताया तक नहीं गया। और मजेदार बात यह है कि अभी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बात भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सब ये गुत्थम गुत्थी पूरी लड़ाई चल रही है कि किसके पास फिनेंस मिनिस्ट्री हो जाए, किसके पास पीडब्ल्यूडी का आ जाए, किसके पास अर्बन डेवलपमेंट आ जाए, कौन वाणिज्य पे जाएगा, कौन हाउसिंग मिनिस्ट्री लेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इससे एक बात तो तय है कि सरकार बनने से पहले ही ये जो महाविकास अघाड़ी है, इसके अंदर पीछे पीछे जो चल रहा, जो पर्दे के पीछे जो लड़ाई चल रही है, उससे साफ हो जा रहा है कि ये 3 टांगों वाली जो कुर्सी है, ये कभी भी टूट सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग बड़े कायदे से, नियम क्या कहता है, जो ट्रेडिशन है, जो पॉलिटिकल मोरालिटी क्या कहती है कि आपने एक मुख्यमंत्री को चुन लिया तो मुख्यमंत्री ये तय करेगा कि उसका कैबिनेट कैसा हो। जैसे प्रधानमंत्री जैसे बनते हैं, तो प्रधानमंत्री कोई भी हो, ये उसका इख्तियार है कि वो अपने कैबिनेट में किस तरह के लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी दे। मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं कि जो ताज मुख्यमंत्री का उद्धव ठाकरे के सिर पे है, उसमें फूल से ज़्यादा कांटे हैं। वो बिल्कुल एक मनमोहन सिंह टाइप के मुख्यमंत्री बनेंगे कि जिसके पास, ये बिल्कुल लानत की बात है कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से अपना कैबिनेट भी नहीं तय कर पा रहा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन लोगों के बीच में डीलिंग्स हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी नाराज है, किस लिए? उनको नहीं मिल पा रहा है जो वो चाह रहे हैं। एनसीपी, शरद पवार, चूंकि उन्होंने ये पूरा गेम खेला है, बीजेपी को सबक सिखाया है, बीजेपी को आइसोलेट करने में शरद पवार जो है उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा रही है। तो वो, जैसा मैं 5 दिन पहले मैंने कहा था कि एनसीपी की नज़र डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्ट्री पे रहेगी। होम मिनिस्टर एनसीपी का ही बनेगा, अदरवाइज ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरद पवार की नज़र उस इन्वेस्टिगेशन पे है, उस प्रोब पे है, जिसमें ये सामने आया है कि जो एनसीपी के कई लीडर्स के रिश्ते दाऊद इब्राहिम और उनके चेले चपाटे के साथ हैं। ये मार्क कर लीजिए, ये अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एनसीपी की नज़र होम मिनिस्ट्री पे है। उनको पुलिस चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन का ताकत चाहिए, ताकि वो अपने सारे लीडर्स को उस सारे आरोपों से मुक्त करा सकें। लेकिन खेल इसमें काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि जिसमें ये सारे लोग जो बाकायदा दाऊद इब्राहिम की गैंग के साथ उनके साथी रहे हैं, उनके साथ उनके रिश्ते रहे हैं, ये एक्सपोज होंगे। आज नहीं तो कल ये बच नहीं सकते। लेकिन फिलहाल मंत्री बनाने की प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें यही बताया जा रहा है कि
डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार होंगे। ये खबर आ रही है, ये पुष्ट नहीं किया जा सकता है अभी, लेकिन ये बात चल रही है कि अजित पवार वो फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ लेंगे और जो दूसरा नाम जयंत पाटिल का है वो फिनेंस मिनिस्टर बनेंगे। मतलब ये होम और फिनेंस, ये दोनों के दोनों ये बड़े पद जो हैं वो एनसीपी पूरी मलाई लेकर के चली जाएगी। कांग्रेस पार्टी बड़ी शातिर है, कांग्रेस पार्टी बहुत शातिर पार्टी है। इन्होंने कहा कि मुझे तो सबसे पहले स्पीकर दे दो। स्पीकर किस लिए चाहिए? स्पीकर इसलिए चाहिए कि आगे चलकर कभी कोई पार्टी टूटती है, वोटिंग का मसला पैदा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होती है महाराष्ट्र में, तो अगर इनका स्पीकर होगा तो इनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति इनके पास आ जाएगी और कभी भी शिवसेना के विधायक या शिवसेना कभी भी सोनिया गांधी के आदेशों से इधर उधर करना चाहेगी तो उसको सबक सिखाया जा सकता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी इस सारे स्पीकर को लेकर के बिल्कुल उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो हार्ड कर लिया है। लेकिन सिर्फ स्पीकर ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को कुछ और चाहिए। बड़ी स्मार्ट पार्टी है, ये आपस में सब लड़ रहे हैं और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने साथ लेकर के निकल गए। अब सवाल ये है कि ये यूपीए के दौरान जिस तरीके से जो बंदरबाट हुआ करता था, जो लूट खसोट की राजनीति, मंत्री से लेकर के अधिकारी से लेकर सारे लोग जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, महाराष्ट्र में अब बिल्कुल वैसा ही दोहराया जाएगा। क्योंकि लड़ाई की जो मूल उसका जो जड़ है वो जड़ ही इसी बात का है कि किसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मलाईदार मंत्रालय हो। कांग्रेस पार्टी और भी चाहती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत सारे एक्स चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए हैं, उनको भी बड़े बड़े मंत्रालय चाहिए। कैसे क्या होगा ये अपने आप में एक सवाल है, एक गुत्थी है, एक समस्या है, एक चुनौती है उद्धव ठाकरे के सामने, जिसका मैं इसको कह सकता हूं कि जिसका निदान उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। उनको हर चीज़ के लिए शरद पवार के चरणों में झुकना होगा। शरद पवार जो आदेश करेंगे वही होगा। लगातार मैं इस बात को कहता आ रहा हूं कि ये चीफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल ही एक पंगु चीफ मिनिस्टर की शपथ आज उद्धव ठाकरे लेने वाले हैं, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये के पास वो शक्तियां होंगी, जैसे सोनिया गांधी अनडिक्लेयर्ड चीफ सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, एनएससी एक कमेटी हुआ करती थी जो सरकार को सजेशन दिया करती थी कि आप ऐसे नीतियां बनाएं। उसी तरीके से उसी मॉडल पे महाराष्ट्र में भी एक बनने वाला है। खैर, ये मोडालिटीज कल तक परसों तक ये साफ होंगी। आज शाम में शपथ लिया जाएगा। लेकिन सवाल एक और बहुत बड़ा है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लगातार शिवसेना ये कह रही है। आज सामना में भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बाकायदा अमित शाह के ऊपर हमला किया है, उसके ईगो को ललकारा है। लगातार ये दलील दी जा रही है शिवसेना की तरफ से शिव सैनिकों को समझाने के लिए कि चूंकि उद्धव ठाकरे के ईगो को अमित शाह ने हर्ट करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया, वो अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर गए। मेरा सवाल कुछ और है कि आप अहंकार के लिए अपने 30 साल पुराने साथी को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अहंकार का ये कैसा चेहरा है कि आप, वीडियो बहुत चल रहे हैं बाला साहब ठाकरे के, सोशल मीडिया में सुपर वायरल है। आप सभी ने उस चीज़ को देखा होगा कि जो उन्होंने बताया था कि वो कौन लोग हैं जो 10 जनपद में सोनिया गांधी के सामने जाकर के झुकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। पहला कॉम्प्रोमाइज बाला साहब ठाकरे के वाक्यों के, उनके आदर्शों के साथ जितना बड़ा मजाक हो सकता है वो कहीं और नहीं हो सकता। आदित्य ठाकरे सोनिया गांधी से मिलने बंबई से दिल्ली आए रात के अंधेरे में उनको इनवाइट करने के लिए, लेकिन इनविटेशन तो ले लिया, तस्वीरें भी खिंचवा ली, तस्वीरों को सोशल मीडिया में कांग्रेस के लोगों ने जारी भी कर दिया, लेकिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये अभी तक बताया नहीं है। शायद वो नहीं जाए। तो ये कैसा अहंकार, ये कैसा दम। आप तो अपने साथी से लड़ने में आपने अपना सब कुछ सर्वस्व आपने जो अपना लुटा दिया और दुश्मन के सामने घुटने टेकने में
आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? ये सोनिया गांधी और उनके सलाहकार ये बहुत ही मैच्योर्ड किस्म के लीडर्स हैं। वो जानते हैं कि शिवसेना का वीकनेस क्या है। वीकनेस ये है कि वो अहंकार की वजह से वो इस गठबंधन में शामिल हुआ है और इसलिए उसके अहंकार को बार बार वो जो कुरेदने की कोशिश की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, 6 महीने तक अगर ये सरकार चल गई तो उद्धव ठाकरे के अहंकार को सोनिया गांधी डस्टबिन में डाल देगी। तस्वीरें रिलीज करने के क्या मायने थे? वो आए, वो मिले, तो तस्वीरें, सारी तस्वीरें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीडिया को भेजा गया। वो किस लिए? कि ताकि वो जो वीडियो चल रहा है बाला साहब ठाकरे का, वो और ये तस्वीरें लोग एक साथ देखें और लोग ये समझें कि किस तरीके से ठाकरे परिवार सोनिया गांधी और गांधी परिवार के सामने वो झुक गया। और दूसरी तरफ देखिए स्मार्टनेस, खबर ये फैलाई जा रही है कि राहुल गांधी बड़े दुखित हैं, नाराज हैं। ये जो गठबंधन जो महाराष्ट्र में चल रहा है, सोनिया गांधी ये सारी प्लानिंग कर रही है, सोनिया गांधी सारा कुछ कर रही है और ये खबर फैलाई जा रही है कि राहुल गांधी नाराज है। क्यों नाराज है? उनका कहना है कि ये विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना वो उनकी राजनीति नहीं है, ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है। कल ये टूटेगा, राहुल गांधी फिर सामने आ जाएंगे, सोनिया गांधी पीछे चली जाएंगी। अभी गठबंधन चल रहा है तो सोनिया गांधी आगे, राहुल गांधी पीछे है। तो कहने का मतलब ये जो धोखाधड़ी कि ये दोस्ती जो है वो उस तरीके से है कि हर शख्स के पास जो है पीछे इन लोगों ने अपने हाथ में छुरा लेकर के वो पीछे छुपा रखा है। जैसे जैसे जब जिसको जो मौका मिलेगा वो एक दूसरे को छुरा जो है वो भोंकेंगे, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। क्योंकि ये राजनीति, ये रणनीति, ये समझना चाहिए। अगर उद्धव ठाकरे में जरा सा भी कुछ अहंकार, दम, कोई ईगो होता, अगर वो अपने वचन, अपने वाक्य और अपनी चीज़ों के अडिग होते तो वो कहते कि पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस गठबंधन को लेकर के एक पब्लिक बयान दे। नहीं आया है, अभी तक बयान नहीं आया है। आशीर्वाद तो दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस तरह का बयान न राहुल गांधी ने दिया है, न प्रियंका गांधी ने दिया है। और तो और ये शर्त रखनी चाहिए थी कि अगर आप कांग्रेस पार्टी अगर इस गवर्नमेंट में शामिल हो रही है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दोनों को, या नहीं तो कम से कम प्रियंका गांधी को इस शपथ समारोह में मौजूद होना चाहिए था। आप नहीं आ रहे हैं, मतलब ये कि आप अभी भी शिवसेना को और उस भगवे झंडे को अछूत समझ रहे हैं। और वाह, ठाकरे परिवार इस अछूत की स्थिति में आकर के भी आप सोनिया गांधी की जय जयकार कर रहे हैं, उनके नाम से शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनने की जुगाड़ में है। आपको मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग तो सवाल पूछेंगे। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के, शिवसेना के पोस्टर पे प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर शिवसेना को वोट दिया है, वो तो ये सवाल पूछेंगे कि क्या जिन लोगों ने शिवसेना के उम्मीदवारों को जो वोट दिया था, वो इतने जो उम्मीदवार जो उनके जीते हैं, वो सोनिया गांधी के आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने वोट दिया था? ये सवाल तो पूछा जाएगा और इस सवाल का जवाब शिवसेना के पास नहीं है। लेकिन एक और मजेदार सवाल है जो उद्धव ठाकरे से पूछना है। पिछले 24 नवंबर को वो अयोध्या जाने वाले थे। अचानक से जब ये बातचीत चली कांग्रेस के साथ, सोनिया गांधी के साथ, 10 जनपद के एजेंट्स के साथ, जब इनकी नेगोशिएशंस चल रही थी, तब इन्होंने अपना दौरा अयोध्या का कैंसिल कर दिया था। बताया गया था कि चूंकि अभी गठबंधन के काम में वो व्यस्त है, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जब वो शपथ लेंगे तो आज कम से कम ये बताया जाए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या का दौरा कब करने वाले हैं, कब वो ये ऐलान करने वाले हैं कि शिवसेना इस राम मंदिर के बनाए जाने के उपलक्ष्य पे सेलिब्रेट करेगी, शिव सैनिक जो अयोध्या में कार्यक्रम होगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये बताना चाहिए, ये बताना पड़ेगा। और अगर उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये जो शिवसेना है उस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा अब सब कुछ बदला नहीं है, बिगड़ गया है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।